बेटा हमने लिख दिया एच का पति, बेटा हमने लिखा एच का पति, एच एस हस्बैंड। तो पॉइंट हियर बी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच एस हस्बैंड। तो एच का पति, अच्छा एच का पति होगा तो जाहिर सी बात है प्लस होगा पुरुष। तो एच का पति यहां बैठा है, तो आप अपने आप को इस जगह बैठा लीजिए। मान लीजिए कि आप बैठे और आप अंदर देख रहे हैं, तो एच के पति के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 हमने बी को यहां पर लिख दिया। सही चल रहा है? आगे बढ़िए। कोई भी महिला बी के बगल में नहीं बैठी है, तो बेटा बी के अगल बगल कोई भी महिला नहीं बैठी। नो फीमेल इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अच्छा बी के अगल बगल कोई भी महिला नहीं बैठी है, तो ऑब्वियस सी बात है पुरुष होगा। यहां भी प्लस और यहां भी प्लस। बेल समझ पा रहे हैं ना? अगल बगल महिला नहीं लिखनी है तो पुरुष तो लिखेंगे ही लिखेंगे। फिर आगे बढ़िए। डी की पुत्री एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी। डी की पुत्री जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। थोड़ा आगे पढ़ो। एफ जी की बहन है और एफ एच के पति के बगल में नहीं बैठी। अच्छा एक बात बताओ, एफ अगर जी की बहन होगी, अगर एफ जी की बहन होगी तो एफ एक लड़की होगी, तो लड़की होने की वजह से क्या एफ यहां और यहां बैठ सकती है? नहीं बैठ सकती। एक बात और बोली गई है, पढ़िएगा कि जो एफ है वो एच के पति के बगल में भी नहीं बैठी है, तो एच के पति के बगल में भी नहीं बैठी है, तो एफ के लिए ये जगह मना हो गई, ये जगह मना हो गई, ये जगह मना हो गई, और एफ यहां भी नहीं बैठ सकती है क्योंकि यहां पर बैठने वाला एक पुरुष है और एफ जो है वो बैठ सकती है, महिला है कि नहीं बेटा? तो एफ के लिए इतनी जगह बंद हो गई है, तो कुल मिला के एफ के लिए ये जगह बचती है, ये जगह बचती है और यही तो बचती है। अब जरा डी वाले पॉइंट को दोबारा से पढ़ते हैं। पॉइंट क्या था? डी की बेटी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर। अच्छा चलिए देखते हैं। राइट का मतलब दायां और लेफ्ट का मतलब बायां। ठीक है, ये बातें भी हम लोग के काम आती हैं, याद रखने के लिए जरूरी होती है। चलिए, तो बोला गया डी की बेटी एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। अगर मैं यहां पर लिखता हूं एफ, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ये डी की बेटी होगी। अगर मैं एफ यहां लिखता हूं तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर ये डी की बेटी हो नहीं सकती है क्योंकि ये क्या है? पुरुष। अगर मैं एफ यहां लिखता हूं तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर डी की बेटी यहां भी हो सकती है। पॉसिबल है ना बेटा? तो अब आपको अगर ध्यान दोगे तो एफ के लिए दो पॉसिबिलिटी बन रही, एक ये भी हो सकती है और एक ये भी। ये नहीं हो पाएगी, कुल मिला के या तो ये होगी या ये। तो आइए ट्राई कर लेते हैं। मान लीजिए बेटा हमने एफ यहां लिखा, मान लीजिए एफ यहां लिखा, तो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर डी की बेटी है, तो 1 2 हमने यहां पर लिख दिया बेटा डी की बेटी, हमने लिखा डी की बेटी। अच्छा डी की बेटी है तो महिला होगी, जाहिर सी बात है, तो हमने माइनस लिख दिया बेटा डी की बेटी। ऑन बीइंग अ डॉटर एक फीमेल होगी, तो डी की बेटी जो है वो एफ के दाएं दूसरे स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एफ जी की बहन है, तो हमने एफ में लिख दिया कि ये जो है वो जी की बहन है बेटा। एफ इज द सिस्टर ऑफ जी माइनस। आगे पढ़ो। एफ एच के पति के बगल में नहीं बैठी है। आगे बढ़िए। बी डी की पुत्री नहीं है, लो बता दिया कि जो बी है वो डी की पुत्री नहीं, तो ये डी की पुत्री होगी नहीं, काम बन गया। ठीक है, अच्छा आगे पढ़िए। बोला गया ए व एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति बैठा है, तो अगर ए यहां लिख दे तो ए और एफ के बीच में केवल एक हो जाएगा, और अगर ए यहां लिख दे तब भी तो ए और एफ के बीच में केवल एक ही व्यक्ति होगा। अब ए यहां भी लिख सकते हैं और ए को वहां भी लिख सकते हैं। अब ऊपर लिखेंगे तो ए महिला हो जाएगी, नीचे लिखेंगे तो ए पुरुष हो जाएगा। आइए पढ़ते हैं थोड़ा सा। बोला गया ए जी का पिता है, ए जी का पिता है। अब आप तय कर सकते हो कि ए को कहां लिखना ठीक रहेगा। बोलो बेटा ऊपर की नीचे? नीचे। तो अगर हम ए को यहां लिख देंगे तो बताइए क्या ए और एफ के बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया? अच्छा इन्होंने एक बात कही है कि ए जी का पिता है, तो अगर किसी का पति हो सकता है तो किसी का पिता भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर एफ जी की बहन थी तो ये दोनों आपस में बहने बहने या भाई बहन रहे होंगे, तो अगर जी का पिता है तो एफ का भी तो पिता ही होगा। तो हम एक काम करते हैं, यहां लिख देते हैं कि एफ तथा जी का पिता, एफ तथा जी का पिता है ये। आगे पढ़िए बेटा। बोला गया, पढ़िएगा, बोला क्या गया सर? बोला ये गया कि एच का भाई डी एच की माता के दाएं बगल में बैठा है। एच का भाई डी एच की माता के दाएं बगल में बैठा है, मतलब ये कह सकते हो कि एच की माता के दाएं बगल में डी है। एच की माता अगर यहां ट्राई करो तो एच की माता यहां लिख नहीं पाओगे क्योंकि एच की माता के दाएं बगल में डी नहीं लिख पाओगे, जगह भरी हुई है। एच की माता के दाएं बगल में, राइट बगल में क्या यहां डी लिख पाओगे?
नहीं, जगह भरी। अच्छा, अगर तुम एच की मात्रा यहाँ लिखते हो तो एच की मात्रा के दाएं बगल में डी बैठा है और ये डी जो है वो एच का भाई है, तो आप बताओ यहाँ तो लड़की बैठी है, पॉसिबल नहीं है। एच की मात्रा के दाएं बगल में डी है, अगर आप एच की मात्रा यहाँ लिखते हो तो एच की मात्रा के दाएं बगल में क्या यहाँ डी लिख पाओगे? नहीं लिख पाओगे। एच की मात्रा यहाँ लिख नहीं सकते हो, एक पुरुष है, वैसे ये भी पुरुष ही फायदा है। तो अल्टीमेटली हमको आखिरी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा कि एच की मात्रा बी है। अब क्या बोला गया, पढ़ो। एच की मात्रा के, पढ़िए क्या लिखा था बेटा, एच का भाई डी एच की मात्रा के दाएं बगल। इसमें छोटा सा करेक्शन कर लो, जहां दाएं बगल लिखा वहां बाएं कर लो, जहां दाएं बगल लिखा उसको बाएं कर लो, जहां दाएं बगल लिखा है बेटा उसको बाएं कर लो, दाएं को काट के बाएं कर लो। तो चलिए, तो पॉइंट क्या बना बेटा अपना कि एच की मात्रा के बाएं बगल में डी बैठा, बाएं बगल में डी बैठा। और ये डी का परिचय पता है क्या दिया गया था? ये एच का भाई है। पढ़ो, लिखा है कि नहीं? पढ़िए, लिखा होगा बेटा, क्या लिखा है? एच का भाई। तो ये एच का भाई है, एच का भाई डी एच की मात्रा के बाएं बगल में बैठा है। थोड़ा सा आगे पढ़िए सर, आगे क्या बोला गया? आगे बोला गया एच की मात्रा और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच की मात्रा और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। एच की मात्रा ये है, एच की मात्रा और ई के बीच केवल एक व्यक्ति है। अच्छा, एच की मात्रा ये है, अगर मैं यहाँ ई लिख पाता तो एच की मात्रा और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति हो जाता। यहाँ तो जगह भरी हुई है, तो ऊपर तो खाली है। तो अगर बेटा मैंने यहाँ ई लिख दिया तो क्या एच की मात्रा और ई के बीच में केवल एक व्यक्ति हो गया? सर आगे पढ़िए, बोला गया एच और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। एच और जी के बीच में केवल एक व्यक्ति। अब एच और जी आपने दोनों ही अभी तक नहीं लिखे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप यहाँ जी लिख चुके हो तो ध्यान से देखो, यहाँ जी नहीं लिखा है, जी की बहन एफ लिखी है, यहाँ जी अभी तक नहीं लिखा है ना। तो एच और जी के बीच में एक व्यक्ति है, तो हो सकता है एच यहाँ लिखते तो फिर जी यहाँ लिखते तो बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। हो सकता है एच यहाँ तो जी यहाँ, बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। हो सकता है एच यहाँ तो जी यहाँ, बीच में एक व्यक्ति हो जाएगा। और अगर एच यहाँ जी यहाँ तब भी बीच में एक हो जाएगा। तो एच और जी का कॉम्बिनेशन बेटा यहाँ भी बन सकता है और या फिर यहाँ भी बन सकता है, बीच में एक ही व्यक्ति आएगा। तो पता नहीं चल पा रहा है अभी, थोड़ा आगे पढ़ो। जी सी की माता है, तो जी सी की माता है, अच्छी बात है, जी सी की माता है और जी ई के बगल में नहीं बैठी है, तो जी ई के बगल में नहीं बैठी। अच्छा एक बात बताओ, जी सी की माता है, ठीक है, जी सी की माता है। आपको पता है जो एच है वो भी एक महिला है। कैसे पता? एच का पति ए है, तो अगर एच का पति ए है तो क्या ए की पत्नी एच हुई कि नहीं? और अगर ए की पत्नी हुई तो आप बताइए एच एक महिला हो गई। और जी अगर सी की माता है तो जी भी एक महिला हो गई, एच भी एक महिला, जी भी एक महिला। तो बताओ दोनों में से कोई भी यहाँ आ पाएगी? क्योंकि यहाँ तो एक पुरुष है, तो एच और जी का कॉम्बिनेशन यहाँ नहीं बन पाएगा। इसका मतलब तो फिर यही बनाना पड़ेगा। तो या तो अगर एच यहाँ तो जी यहाँ, और अगर जी ऊपर तो एच नीचे। और एक पॉइंट बोला गया था जी ई के बगल में नहीं बैठी है, तो अल्टीमेटली एच यहाँ पे डाल दो, नीचे पे डाल दो जी। बोला गया जी किसकी माता है बेटा? सी की माता है। अच्छी बात है, आप पढ़िएगा अगर सी की माता है तो पूरी कहानी में आपने अभी तक सी नहीं लिखा है, तो सी बच गया है, तो सी के लिए यही एक जगह बचती है। अगर सी की माता है तो ऑब्वियस सी बात है ये लड़का है, तो फिर ये जी का बेटा ही होगा, ये जी का बेटा ही होगा। अच्छा, एच का पति ए है, तो ए की पत्नी बोलो बेटा एच कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? अच्छा चलिए, बात हो गई। ये हमने आपको सिटिंग अरेंजमेंट बना दिया है। अब आपको एक काम करते हैं, जल्दी से इसका फैमिली ट्री भी समझा देते हैं। देखो बेटा, हमने यहां पर लिखा बी, इस परिवार में एक महिला थी, उनका नाम था बी। फैमिली ट्री बना देते हैं, पूरा जनरेशन ट्री भी इसी को बोलते हैं, माइनस महिला। ये जो बी है, इन बी की अगर बात करें तो इन बी की एक बेटी हुई, उस बेटी का नाम है एच। इनकी एक बिटिया है, उसका नाम है एच। एच की शादी की गई है ए के साथ। बेटा एच की शादी की गई है ए के साथ, तो ए हो गया इसका पति, ए हो गया बेटा इसका पति, ठीक, पति हो गया। अच्छा आगे पढ़ते हैं। अच्छा कहानी को आगे देखते हैं। एच का भाई कौन है? डी। तो एच का भाई डी है, तो फिर इसका मतलब एक बेटा भी होगा, और इस बेटे का नाम अगर हम डी रख देते हैं, डी, तो देखकर बताओ सामने जरा, क्या एच का भाई डी आपको दिख रहा है? एच का भाई है कि नहीं? ये बेटी है, ये बेटा है, बताओ दोनों भाई बहन हुए कि नहीं?
H का भाई D हो गया। अच्छा, D की बेटी कौन थी? E। तो D की बेटी E थी, तो मैंने D की बेटी बना दी। D की बेटी बेटा किसको कह दिया? E को। तो B का डॉटर ये माइनस होगी। आगे पढ़िए सर। बोला क्या गया कि बेटा F और G के पिताजी हैं E, तो क्या F और G एक महिला है ऐसा लिखा हुआ। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये AH जो पति पत्नी थे, इनकी दो बेटियां हुई। कौन कौन दो बेटियां हुई? इनकी दो बेटियां हुई। पता है कौन कौन सी दो बेटियां हुई? इनकी एक बेटी जो है उसका नाम है, इनकी एक बेटी का नाम है F और इनकी एक बेटी का नाम है G। इनकी दो बेटियां हुई बेटा, इनकी दो बेटियां हुई, वो है F और G। और ये जो बेटी G है ना, इसका एक बेटा भी हुआ और इस बेटे का नाम क्या है? C है। तो सर पूरा फैमिली ट्री ये बना हुआ। देखिए इस परिवार का मैं परिचय दे देता हूं आपको। बेटा जो लोग नए हैं, जिनका पहला दिन है, वो लोग भी ध्यान दो विशेषकर कि, और बाकी जो लोग आ रहे हैं रेगुलर वो भी समझने का प्रयास करो। बेटा क्या है पूरे परिवार का परिचय? इस पूरे परिवार में सबसे बुजुर्ग एक महिला थी, उनका नाम था बी। इन बुजुर्ग महिला बी की दो बच्चे हुए, एक बेटी H और एक बेटा बी। बेटा जिसकी तरफ ये तीर का निशान लगा होता ना, तीर का निशान एरो, ये रिश्ता उसी के लिए बोला गया होता है। तो मतलब ये जो बेटी बोला गया है वो H को बोला गया, जिसकी तरफ ये तीर का निशान, ये रिश्ता उसी के लिए। यहाँ पर बेटा किसको कहा है? D को। तो इस बी महिला के दो बच्चे हुए, एक बेटिया H, एक बेटा D। ये जो बेटी H थी, इसकी शादी की गई है A के साथ, दोनों पति पत्नी होता है। इन दोनों ही पति पत्नी की भी दो बेटियां हुई, एक बेटी हुई G, एक बेटी हुई F। इस बेटी का भी एक बेटा हुआ, इस बेटे का नाम क्या है? C है बेटा। अच्छा, ये जो D था एक पुरुष था जो कि B का बेटा था, इस D की भी एक बेटी है, उसका नाम E है। यहाँ पर पूरी कहानी में D की पत्नी का जिक्र नहीं किया गया है, D की पत्नी के बारे में बताया ही नहीं गया। तो ऑब्वियस सी बात है D शादीशुदा तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर D की कोई बेटी है तो D विवाहित तो होगा ही होगा ना बेटा। पत्नी का नाम नहीं बताया, कोई बात नहीं, जितना बताया उतना ही सही। चेक करिए वहां पर हम 8 डिब्बे क्या बना चुके हैं, गिनी जरा उधर, बना चुके हैं, बस हो गया कंप्लीट। जल्दी से नोट कर लो, फिर प्रश्नों को देख लेते हैं, फिर आते हैं शीट पे। ठीक है, मिल गए? गुरु जी कहें तो उसमें आर्ग्यूमेंट नहीं करना है। शाबाश। बेटे ये भी नोट करना, वो भी नोट करना। और आपको बताएं, ये जब IBPS PO जिसमें लिखा है, ये आया था सन 2011 या 12 में, आज से 10 साल पहले। कुछ लोग एक धारणा बना लेते हैं कि बैंक PO का सवाल है, हमारे में तो जीवन में कभी नहीं आएगा। अगर 10 साल पहले बैंक PO में आया था, तो 10 साल बाद दुनिया बहुत बदल चुकी है, अपडेट हो चुकी है। तो आप लोगों का एक सिपाही में तो आ ही सकता है। 10 साल का दायरा है, बहुत बड़ा होता है बेटे। 10 साल में आप भी जानते हो, जो पहले कभी इंटर का सिलेबस हुआ करता था, अब वो पीछे खिसक के हाई स्कूल में पढ़ाया जाने लगा है। पता ही होगा आपको, BSc थर्ड ईयर की किताबें जो हैं वो आधी किताबें BSc फर्स्ट ईयर मिला दी गई है। तो ये हर चीज बेटा पीछे हो गई, मतलब सिलेबस को पीछे की ओर अपडेट किया जा रहा है। वही चीज इसमें भी है। ठीक है, और ये इतना विशेष प्रश्न था कि जब ये पेपर में आया था तो इसकी नकल करके RBI ने तुरंत एक पेपर और करवाया था, RBI ग्रेड बी ऑफिसर। उसमें सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा सा अक्षर बदले थे, एक दो बातें बदली थी और सेम क्वेश्चन दिया था। हमारी बात सुनते भी रहिएगा, नोट भी करते रहिएगा। इसमें पूरे सवाल का एक टर्निंग पॉइंट ये है, जब ये आया था तो मुझे आज भी याद है कि इसमें ऑब्जेक्शन डाला गया था। हमने खुद, बच्चों ने हमसे पूछा था, तो हमने भी सलाह दी थी बच्चों को। सन 2011-12 की बात रही होगी, तब ये हुआ था बेटा। सुनो, इसमें पॉइंट दिया है कि बी H के पति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान से पढ़िएगा, लिखा हुआ है, पहला ही पॉइंट है कि बी जो है वो H के पति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है। ध्यान से देखिए, H के पति के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा नहीं, बैठी है। तो जो लोग केवल हिंदी में प्रश्न पढ़ते हैं, हिंदी को उनका छूट नहीं पाता है। मैं कहता हूं हिंदी में पढ़ो, बिल्कुल पढ़ो, हिंदी मीडियम बिल्कुल पढ़िए, लेकिन कभी कभी प्रश्न को इंग्लिश में देख लिया करो अगर सॉल्व नहीं हो पा रहा है। बात समझ रहे हैं?
तो हुआ ये कि बच्चों ने ऑब्जेक्शन ये डाला कि सर इसमें तो बैठा लिखा है और बैठा तो मतलब बी को पुरुष होना चाहिए, और जब सॉल्व कर रहे हैं तो बी पुरुष बन नहीं पा रहा है। तो तुरंत जो बोर्ड था IBPS बोर्ड, उसने तुरंत मेरा एग्जाम कमीशन ने कोट किया इस बात को कि आप लोग एक काम करिए, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी पढ़िए और ये देखिए क्या उससे जेंडर कंफर्म कर पाओगे। और सर इंग्लिश में मैं एक लाइन बोलूंगा, उससे जेंडर पता चलेगा ही नहीं हमको। B is second to the left of H's husband. B sits second to the left of H's husband. इस वाक्य को ध्यान से सुनिएगा, आपको B का जेंडर पता ही नहीं चल पाएगा। तो वो कह रहे हैं इंग्लिश में हमने कहाँ बताया कि पुरुष है, आप हिंदी में लास्ट तय करते रहो। तो बोले हिंदी में तो बैठा लिखा है, तो बोले कि ऐसा है आप क्लॉज पढ़ लीजिए। यानी कितना पुराना, ये पहले से लिखा हुआ है कि किसी भी पेपर की जो कार्रवाई होगी एग्जाम की, उसमें जो अंग्रेजी में प्रश्न छपा होता है, हमेशा कोर्ट की कार्रवाई उस अंग्रेजी की भाषा के आधार पर होती है। ये आपको जानकारी के लिए बता दें, अंग्रेजी की भाषा एक डिप्लोमेटिक भाषा होती है, उसमें मतलब बदलते भी रहते हैं। मैंने आपसे कह दिया स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की। अब मैंने कह दिया छात्रा, अब कंफर्म हो गया। तो वो ऐसा होता है कि इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो डिप्लोमेटिक होते हैं, इस कारण से वो इंग्लिश में ही कार्रवाई करते हैं, और जीत उन्हीं की हुई थी, स्टूडेंट की जीत नहीं हो पाई थी उसमें। सो बी केयरफुल, आप लोग भी इस बात को समझेंगे बेटा। नोट हो पाया? चलो, अच्छा आप लोग से बातें ही कर रहे थे, जैसे नोट ही नहीं करने दिए। बेटा शुरू करें, चलो। जो शीट में 4 प्रश्न पहले उनको देखते हैं। पहला, अपनी सास के संबंध में ए का स्थान कौन सा है? तो पहले आप ए की सास यहां पे ढूंढो। ए की सास आप किनको कहोगे? भाई जाहिर सी बात है कि ए की पत्नी कौन है? एच। और इस पत्नी की मम्मी कौन है? बी। तो क्या ए की सास बी हुई कि नहीं? तो वो आपसे पता है कहना क्या चाह रहे हैं कि अपनी सास के संबंध में, मतलब बी के संबंध में, बी के रिस्पेक्ट में, बी के संबंध में ए की स्थिति क्या है। तो आप ये देखोगे, अब इस चित्र में देखोगे तो बी कहां दिख रही? ये दिख रही। तो अगर बी की जगह से देखो, तो ए कहां दिख रहा है? तो बी के संबंध, तो बी के दाएं दूसरा। तो बेटा बी के दाएं दूसरा दिख रहा है ए, बी के दाएं दूसरा दिख रहा है ए। तो आपका जो वास्तविक प्रश्न है वो यही है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मतलब बी के सापेक्ष, बी के संदर्भ में, बी के संबंध में ए का स्थान है दाएं दूसरा। बेटा कौन सा ऑप्शन लगा रहे हो? दाएं दूसरा। तो एक अपनी सास के संबंध में ए का स्थान है दाएं दूसरा। चौथा ऑप्शन लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। निम्नलिखित में से डी की पुत्री कौन है? सामने देखकर भी बता सकते हो। डी की पुत्री दिख रही है, कौन है बेटा? ई। क्यों भाई, सही है? नहीं दिखाई पड़ेगी। डी की बेटी दिखेगी नहीं दिखी? नहीं दिख गई। डी की बेटी कौन है? ई है। सिंपल बेटा, आगे बढ़ो। बोला गया अगला, ए के ग्रैंड चाइल्ड के संबंध में ए का स्थान कौन सा है? ए के ग्रैंड चाइल्ड। अब आप ए का ग्रैंड चाइल्ड इससे तय करोगे। तो ग्रैंड चाइल्ड को हिंदी में मैं बता दूं, नाती या नातिन, पोता या पोती, सब कुछ बोलते हैं। चारों में से कुछ भी हो सकता है, नाती या नातिन, पोता या पोती, चारों में से कुछ भी हो सकता है। तो ए का ग्रैंड चाइल्ड आप पता है किसको कहोगे? सी को कहोगे। ए की बिटिया का बेटा, ए की बेटी का बेटा क्या नाती हुआ? तो ए की बेटी का बेटा हुआ नाती। तो ए के ग्रैंड चाइल्ड के संबंध में, मतलब सी के संबंध में, वो पता है क्या पूछना चाहते हैं कि सी के संबंध में किसका स्थान? ए का स्थान। सी के संबंध में ए का स्थान। तो अगर सी के संबंध में देखोगे तो दाएं बगल में, इमीडिएट राइट, सी के दाएं बगल में है ए, सी के दाएं बगल में है ए। तो चेक करो कोई ऑप्शन क्या दाएं बगल में दिया हुआ है? कौन सा है? पहला, वही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ बेटा, 4 में आ जाओ। शुरू करें? 4 में आ जाओ। बोला गया जी और उसके अंकल के बीच। अच्छा एक बात बताओ, अंकल मतलब केवल चाचा मत बोल देना। आपको पता है गुरुजी ने बताया भी होगा ये बात। अंकल मतलब दुनिया में 5 रिश्तों को अंकल कहते हैं। बेटा सुनिएगा, 5 रिश्तों को अंकल कहते हैं। चाचा, ताऊ, फूफा, ये तीनों तो पापा के पक्ष में मिलते हैं, पापा के परिवार में मिलते हैं जाके। तो कौन कौन मिले? चाचा, ताऊ, फूफा और फिर मामा और मौसा। ये पांचों को अंकल कहा जाता है। हमें केवल एक याद रहते हैं, अंकल मतलब चाचा। दरअसल होते ये पांचों ही अंकल हैं। तो बेटा अब ये बात क्यों जानना जरूरी है? देखो प्रश्न हिंदी में लिखा हुआ है,
तुम्हारे सामने वो अंकल ही लिख के दे रहे हैं, तो अब आपको अंकल का मतलब पता होना चाहिए क्या है बेटा, है ना। तो अंकल का मतलब कुछ भी हो सकता है, चाचा, ताऊ, फूफा, मामा या मौसा, कुछ भी। तो जी क्या बोला गया, पढ़ो क्या बोला गया, जी और उसके अंकल के बीच। तो सोचो जी का अंकल, या तो जी के पापा का भाई मिल जाए हमको कोई, तो पापा का भाई तो दिया नहीं। क्या जी की मम्मी का भाई कहीं कोई दिख रहा है, जी की मम्मी का भाई हमको दिख रहा है, बताओ ये भाई है कि नहीं भैया, लोगों को सहमत है। तो बोला गया कि जी तथा उसके अंकल के बीच, तो बेटा ये मम्मी के भाई साहब है, क्यों भाई सही है। तो अगर जी के अंकल की बात करें तो जी के अंकल कौन है बेटा, डी। इनको हिंदी में देखोगे तो मामा दिखाई पड़ रहे हैं। तो जी और उनके मामा के बीच कितने लोग बैठे हैं, मतलब जी और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं। सामने देखो जी और डी के बीच कितने लोग बैठे हैं, जी ये डी ये, चाहे इधर से देखो तो भी 3, उधर से देखो तो भी 3। अगला प्रश्न इसी में नहीं दिया हुआ है, मैं अलग से बोल रहा हूं, सुनना, सुनिए, सुनिए, लिखना नहीं हुआ। सी के बाएं बगल में कौन बैठा है, सी के लेफ्ट बगल में, सी के बाएं बगल में कौन बैठा है, सामने देखो। और ऑप्शन सुनो, हमारे ऑप्शन सुनो, एग्जामिनर कितना बेईमान होता है, जरा सुनना। क्वेश्चन सुन लिया, सी के बाएं बगल में कौन बैठा। पहला ऑप्शन एफ की ग्रैंड मदर, दूसरा ऑप्शन जी का पुत्र, तीसरा ऑप्शन डी की सास, चौथा ऑप्शन ए, पांचवा ऑप्शन जी। क्वेश्चन दोबारा से बोलते हैं, सी के बाएं बगल में कौन बैठा है, सी के लेफ्ट बगल में कौन बैठा है। पहला ऑप्शन, मतलब तुमको आंसर चाहिए था बी, ऑप्शन में है ही नहीं, लेकिन आंसर मौजूद है। मैं फिर से बोलता हूं, सी के बाएं बगल में कौन बैठा है, सी के लेफ्ट बगल में कौन बैठा है। पहला ऑप्शन है एफ की ग्रैंड मदर, ध्यान से देखो वही है बेटा, एफ की ग्रैंड मदर। अगर आप देखोगे तो बच्चा एफ की मम्मी है कौन, एच, और मम्मी की मम्मी को नानी या ग्रैंड मदर कहते हैं कि नहीं कहते हैं। तो इनडायरेक्टली उन्होंने बी बोला है, सीधे सीधे नहीं बोला, घुमा फिरा के बोला। तो आप बताओ क्या एफ की ग्रैंड मदर ही तो बैठी है ये, सही बात है। अगला सवाल सुनो बेटा, दी गई जानकारी के आधार पर 5 में से कोई 4 किसी प्रकार एक समान है, इसलिए उनका एक समूह बनता है, वो कौन सा है जो इनमें से अलग है। हम आपको ऑप्शन देने जा रहे हैं, इनमें से एक ऑप्शन थोड़ा सा अलग लग रहा है, आप बताना कौन सा ऑप्शन आपको अलग लग रहा है। पहला, दूसरा, बेटा सामने देखो, इसी पूरी दुनिया भर के धनतेरस, ये पूरी जो धनतेरस दी गई है, इसके आधार पर इनमें से 4 एक जैसे, एक थोड़ा सा अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट अमंग दीज 5, ये आपको बताना है बेटा। 5वां विकल्प आपको दिया है जी, इन 5 विकल्पों में से एक विकल्प थोड़ा सा अलग लग रहा है, सी, वजह बताई जाए। बाकी सब महिला, फीमेल। एफ क्या है, महिला। अरे देखो माइनस लगा है कि नहीं बेटा, और ई क्या है, देखिए जी क्या है, ई महिला, माइनस लगा होगा। एच पे देखो माइनस लगा है, जी पर माइनस लगा है। अब बताओ सी पर क्या लगा, पुरुष हो गया, अलग कौन हुआ। अच्छा अगला प्रश्न सुनो इसी का, कौन सा कथन सत्य है, बोले कथन, बताना कौन सा सत्य है। पहला, सी ई का कजिन है, सी ई का कजिन है बताओ भाई, है सब कजिन जो होते हैं वो बराबर एक ही पीढ़ी में चल रहे होते हैं, एक ही पीढ़ी में चल रहे होते हैं। ध्यान से देखना, सी और ई की पीढ़ियां अलग अलग है, सी बहुत नीचे है, ई थोड़ा ऊपर, तो सी ई का कजिन है, गलत। दूसरा ऑप्शन सुनो, दूसरा है एच और एच का पति अगल बगल बैठे, एच और एच का पति अगल बगल बैठे। पहले तो ये तय करो कि एच और एच का पति कौन है, पति एच का पति कौन है। तो वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि एच और ए अगल बगल बैठे। अब ये बताओ क्या एच और ए अगल बगल बैठे हैं, नहीं बैठे, हटाओ। तीसरा ऑप्शन, सी के बगल में कोई भी महिला नहीं बैठी है, यहां से देखो सी के बगल में महिला बैठी है। अगला ऑप्शन, एच का स्थान उसकी पुत्री के बाएं तीसरा है, एच का स्थान उसकी पुत्री के बाएं तीसरा है, पुत्री के लेफ्ट तीसरा है। पहले तो ये बताओ एच की पुत्रियां हैं कौन कौन, जी, तो या तो एफ के बाएं तीसरी हो जाए एच, और या जी के बाएं तीसरी हो जाए। चेक करो क्या एफ के बाएं तीसरी एच है कि जी के बाएं तीसरी एच है, कि दोनों में से किसी की भी बाएं तीसरी नहीं, क्या बात मानते हैं। और 5वां ऑप्शन है बी एच की माता है, बी फॉर बॉल, बी एच की माता है, बताइए सही है। यही प्रश्न बेटा, यही 7 प्रश्न आए थे। हाँ जी बताएं सर। यस, हाँ हाँ,
और सी पे मैटरनल, ये भी तो अलग हो सकता है। ठीक है, ऐसा है, बात को समझिएगा। आपको जब फाइंड आउट वर्क करना है तो आप बहुत सारे लॉजिक सोच सकते हो। सर ये बैचलर है, वो मैरिड है, मतलब कई सोच आ सकती है, लेकिन इसका एक क्रम चलता है। क्रम क्या होता है? हायरार्की। हमारा आपका मन क्या है वो मायने नहीं रखता। सबसे पहले आपको देखना होता है क्या चीज? जेंडर। सबसे पहले क्या देखना होता है? जेंडर। आप लोगों को मैंने कभी क्लासिफिकेशन बताया होगा तो मैंने नंबर्स का क्लासिफिकेशन का रूल भी लिखवाया होगा। लिखवाया था ना? लिखवाया था, लिखवाया होगा, कोई बात। 8 वालों को बताएंगे, मतलब कुछ पुराने बच्चे में उनसे पूछना चाह रहा था, लिखवाया होगा। अल्फाबेट का भी लिखवाया होगा। बेटा अगर फलों में अलग ढूंढना हो तो उसका भी क्रम होता है, पक्षियों में अलग ढूंढना हो तो उसका भी क्रम होता है, जानवरों में अलग ढूंढना हो तो उसका भी क्रम होता है। आप समझ रहे हैं हर चीज का। तो अगर कभी भी व्यक्तियों की बात हो तो व्यक्तियों में अगर देखोगे इसमें तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? जेंडर। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि 5 विकल्पों में से कोई 3 लोग महिलाएं होती, 2 पुरुष होते, अब जेंडर में तो हम फेल हो गए। अब हम कुछ और सोचेंगे, तो आप कुछ और क्या क्या सोच सकते हो? ये विवाहित है, ये अविवाहित है, इसमें भी फेल हो गए। तब आगे चलते हैं रिलेशनशिप, पैटर्नल और मैटरनल। बात समझ रहे हैं ये बात में? चलिए अब आ जाइए शीट पे। बेटा शीट निकालो, सिटिंग एलिमेंट बदल के आपको एक शीट भी दी गई होगी। रजीत भैया जिनके पास शीट नहीं जरा दे दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। शीट मिल गई? रजीत भैया को भी दे दीजिए। चलो बेटा आओ शीट पे आ जाते हैं। रजीत भैया इसके आंसर है अपने पास, देखिएगा वो तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं शुरू करता हूँ। आइए पहला प्रश्न। शीट सभी को मिल गई? आओ बेटा शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप लोगों ने तो डायग्राम बनाया होगा बेटा? बहुत बढ़िया। चलो पहला वाला हम शुरू कर रहे हैं, डायग्राम बनाते हैं। आइए देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। शीट में सवाल बड़े अलग अलग ढंग के दिए गए हैं आपको, समझ रहे हो? इसलिए कि पेपर में थोड़ा सा पेपर के साथ रुख अपना बना सके। सुनो बेटा, प्रश्न 1 से 5 वाले का डायग्राम देखो बेटा, सभी लोग ध्यान दीजिए। सिटिंग अरेंजमेंट टॉपिक है अपना, सिटिंग अरेंजमेंट पजल उसी पर आधारित। ए बी सी डी ई एफ जी और एच केंद्र की ओर मुंह करके वृत्त के चारों तरफ बैठे हैं। ठीक, अब इन्होंने बोला 8 लोग बैठे हैं, तो हमने काम किया, पहले ऐसे 4 लाइनें बनाई, फिर 2 और बढ़ा ली 6, 2 और बढ़ा ली 8, गोला बना दिया, बन गई गोल मेज। इस गोल मेज के चारों तरफ बेटा 8 लोग बैठाने हैं, 8 लोग, और सभी लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। सभी लोग अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं, अंदर सेंटर की तरफ देख रहे हैं बेटा। ठीक है, सभी लोग बच्चा अंदर केंद्र की ओर देख रहे हैं। शुरू करते हैं बेटा। हाँ, पहला पॉइंट उन्होंने बोला ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं। अब यार यहीं पे टेंशन हो गई हमको। इन्होंने कहा ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, अगल बगल बैठते हैं, तो स्थिति ये हो सकती है मन में तमाम विचार कहीं भी बैठा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मेरे मन में ख्याल आया कि मैं ई यहां बैठाता हूं, ई और जी अगल बगल बैठा लें, तो जी इधर भी बगल में हो सकता है, उधर भी तो हो सकता है। तो एक काम करते हैं, हम साइमल्टेनियसली 2 चित्र बना लेते हैं बेटा। हमने काम किया, एक चित्र में अगर इस तरफ बैठा दिया तो दूसरे उधर बैठा देंगे। 2 चित्र बनाने का लाभ हमको मिलता है, ऐसा नहीं है, 2 चित्र बनाने का फायदा भी पेपर में मिलता है, टाइम बचता है। ठीक है, आइए देखते हैं। इस वाले चित्र में क्या किया, ई इधर और जी इधर। इस वाले में क्या किया, ई के बगल में जी इधर कर दिया, उसमें ई के बगल में जी उधर कर दिया। दोनों ट्राई कर लेते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, तो अभी तो सी नहीं पता कहां है, हटाओ। एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, अभी तो एफ ही नहीं पता, तो एच भी कहां लिख सकते हैं, छोड़ो। सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। डी कभी भी किसके अगले स्थान पर नहीं बैठता है, जी के।
तो डी अगर जी के बगल में नहीं बैठता है तो जी के बगल में इधर, क्या इधर डी लिखकर काट सकते हो बेटा? जी के बगल में डी इधर, क्या डी इधर लिख के काट सकते हो? ठीक। अच्छा फिर अगला पॉइंट पढ़ो, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है। एच किसका किसका पड़ोसी नहीं है? डी और सी का। तो अभी तक पॉइंट से कोई लाभ नहीं मिला, पॉइंट्स को दोबारा पढ़ते हैं। डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो डी है ना वो सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। चलिए, तो डी अगर सी के दाएं तीसरे स्थान पर, सोचिए सी कहां कहां लिख सकते हैं। अगर मैं सी यहां लिखता हूं तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर डी हो सकता है, 1 2 3 बिल्कुल हो सकता है। अगर सी यहां लिखेंगे तो भी दाएं तीसरे स्थान पर डी हो सकता है, और अगर सी यहां लिखोगे तो दाएं तीसरे स्थान पर यहां डी नहीं आ पाएगा। तो सी के लिए संभावना केवल 2 दिख रही है हमको, एक ये और एक ये, और एक संभावना इधर पे भी तो दिख रही है। अगर सी यहां लिखते हो तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर कौन हो जाएगा? डी। तो एक काम करते हैं, चलिए मान लेते हैं हमने सी को थोड़ी देर के लिए यहां ट्राई कर लिया, सी के दाएं तीसरे स्थान पर 1 2 3, क्या बताओ डी को यहां ट्राई कर सकते हो बेटा? बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा इसमें भी अगर देखना चाहो तो प्रयास कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। इसमें अगर आप सोचो बेटा, इसमें अगर आप सोचो, मान लो अगर सी यहां लिखते हो तो सी के दाएं तीसरे स्थान पर डी यहां लिख सकते हो, और महाराज थोड़ा आराम से बाहर जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर क्या बोला गया बेटा? बोला गया कि एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अब एच को भी कहीं भी लिख सकते हो, अभी सर्टेन नहीं। चलिए काम करते हैं, हम इससे बनाएंगे, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो हम एक दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कर लेते हैं, लगे यहाँ तो इसको भी लेके चलेंगे, पर एक एक्सपेरिमेंट और इसलिए कर लेते हैं क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, टाइम थोड़ा सा लगेगा, है ना। चाहते थोड़ा टाइम भी आप बचाएं पेपर में, देखो, और इसको भी आप पूरा करेंगे, ऐसा नहीं है कि इसको ना करें, लेकिन वो जिद वाली बात हो जाएगी कि अब बनाना है तो इसी से बनाना, तो वो समझदारी नहीं है, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है। थोड़ा सा स्मार्टनेस ही, टाइम बचाना है पेपर में, ये स्मार्टनेस है। चलो देखते हैं बेटा, देखो अभी गौर करना, जहां पे हमको दाया बाया बोला है उस पॉइंट से शुरू करते हैं। आप डी वाला पॉइंट पढ़ो, शुरुआत में दिया हुआ है डी सी के दाएं तीसरे। अगर मैं सी यहां लिखता हूं तो सी के दाएं तीसरा, 1 2 3, 1 2 3, बताओ डी यहां आ सकता है? आगे पढ़ो बेटा, बोला गया एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर, जाने दो हटाओ, सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है। तो सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो मतलब सी जो है वो ए के अगल बगल नहीं बैठता है। और ये भी कह सकते हो कि जो ए है वो सी के अगल बगल नहीं बैठेगा, तो ए यहां लिख के काट दो, ए यहां लिख के काट दो, काट दिया। आगे पढ़ो बेटा, जबकि डी कभी भी जी के अगले स्थान पर नहीं बैठता है, तो डी के अगल बगल कौन नहीं बैठेगा? जी यहां भी लिख के काटो और जी यहां भी लिखकर काट दो, ठीक है। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं बेटा, क्या बोला गया? बोला गया एच डी और सी का पड़ोसी नहीं है, एच डी और सी का पड़ोसी नहीं, तो सी के अगल बगल एच बी लिखकर काटो और यहां भी एच लिखकर काटो, डी के अगल बगल भी एच लिखकर काट दो और यहां भी बेटा एच लिखकर काट दो। अच्छा अब एक पॉइंट शुरुआत वाला पढ़ लेते हैं, क्या था? ई जी के बगल में, और ये क्या था? ई और जी हमेशा एक दूसरे के अगल बगल। अब सोचो जरा, ई और जी अगर हमेशा एक दूसरे के अगल बगल बैठा ले, अगल बगल, तो क्या हो सकता है? एक स्थिति ये हो सकती है कि अगर बेटा ई यहां लिखे तो जी यहां, और अगर यहां जी तो यहां ई। बताइए संभव है कि नहीं? अच्छा जैसे ही हमारे मन में ये विचार आया तो तुरंत एक विचार और आ गया कि सर एक संभावना और क्यों नहीं ले सकते हो? देखना बेटा, इसी में लोगे ऊपर वाले, इसी में बनेगा। देखो क्या संभावना बन सकती है? डी यहां था बेटा, नीचे कौन था? सी था। अच्छा इसके अलावा आपको ई और जी को अगल बगल बैठाना है। अगर मैं बेटा ई यहां लिख दूं और जी यहां लिख दूं तो भी तो संभव है, बिल्कुल संभव है सर, संभव ये भी बन जाएगा। अब थोड़ा सा कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा कहानी कैसे आगे बढ़ेगी और संभावनाएं बनाने को आप और भी ट्राई कर सकते थे, फिलहाल इतने पे रोक रहे हैं। अब जरा देखो, पहला पॉइंट था ई और जी हमेशा एक दूसरे के निकट बैठते हैं, डी सी के दाएं तीसरे स्थान पर है, सी के दाएं तीसरे स्थान पर है। आगे क्या बोला गया बेटा? एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है बेटा, एफ एच के बाएं दूसरे स्थान पर है। अगर इस चित्र की बात करो तो इस चित्र में एच यहां नहीं लिख सकते हो, एच यहां नहीं लिख सकते हो, एच यहां नहीं लिख सकते हो, तो आप बताओ एच के लिए क्या ऊपरी वाली जगह बच रही है? एच बोलो बेटा, अच्छा एच यहां भी कटा हुआ है, तो एच के लिए सारे रास्ते बंद हो गए। फिलहाल यहाँ तो अभी पॉसिबिलिटी खत्म हो गई है। यहाँ पे आ लो बेटा, गौर करो, अगर देखोगे तो एच कहां कहां मना किया है? डी के अगल बगल ना तो जी बैठेगा और ना ही एच बैठेगा। यहाँ भी जी और एच दोनों नहीं बैठेंगे,
यहाँ पर कौन मना किया था, ए और एच नहीं बैठेंगे। यहाँ क्या मना किया था, ए और एच नहीं बैठेंगे। अब जरा ध्यान दो, एच के बाय दूसरा एफ है, अब एच लिखना है तो एच कहाँ लिख सकते हैं? अगर सर मैं एच को यहाँ लिखता हूँ तो बताओ क्या एच के बाय दूसरा एफ हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है बेटा, एच के बाय दूसरा एफ है। आगे पढ़ो बेटा, बोला गया सी कभी भी ए के अगले स्थान पर नहीं है। तो अगर आप ध्यान दीजिएगा तो अब जो बचे हैं बैठा सकते हो। गौर करो कि अक्षर कौन कौन से बचे हैं जो नहीं लिखे। एक तो ए नहीं लिखा आपने अभी तक और बी नहीं लिखा, शायद ए और बी नहीं लिखा है ना, तो ए और बी में से ए यहाँ आएगा नहीं तो फिर आएगा क्या? यहाँ बी आ गया तो ऊपर कौन आएगा, ए। बस नोट कर लो बेटा, मैं इसको साफ सुथरे ढंग से अलग लिखना देता हूँ। देखिए बाकी के जो पॉइंट शुरू किए थे आप उनसे भी चाहे तो कंप्लीट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लग जाएगा बस ये, तो इसलिए हमने थोड़ा जल्दी वाला भी सहारा लिया कि जल्दी कैसे बनाया जाए। तो उस पॉइंट को पहले इस्तेमाल कर लो जिसमें आपको दायां बायां दिया हो। बेटा देखो चित्र मैं इधर भी बना दे रहा हूं, पीछे वालों को शायद ना भी दिखे इसलिए। ई ये लिखा है, यहाँ डी है, यहाँ एफ बैठा है, यहाँ ए है बेटा, यहाँ बैठा है एच सर, यहाँ बैठा है बी और सर यहाँ बैठा है सी और यहाँ पर जी। नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है? नोट कर लीजिए, हाँ कल बोल दूंगा अगली बार, ठीक है? चित्र नोट कर लीजिए, इसके आधार पर प्रश्न हो जाएंगे। पहला है ए और डी के बीच में कौन बैठा है, जल्दी बताओ कौन बैठा है? एफ बैठा है, ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, बी के बाएं दूसरे स्थान पर, बी के बेटा बताओ बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन? ए है, सही है। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो, एफ के एकदम दाएं कौन बैठा है? तो एफ के एकदम दाएं, तो एफ की जगह आप बैठो और नीचे देखो, तो अगर आपका चेहरा नीचे है तो बताओ आपका दायां हाथ इधर ही होगा। एफ के एकदम दाएं कौन बैठा है? ए बैठा है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए, बी और एफ के बीच में कौन सा जोड़ा बैठा है? तो बी और एफ के बीच में बेटा, बी और एफ के बीच में जो जोड़ा बैठा है वो कौन है? ए एच। अगला सुनो, बैठने की व्यवस्था के आधार पर 5 में से आप कोई 4 एक जैसे और कोई एक ऑप्शन अलग है। पहला ऑप्शन है सी एच। अगर सी एच की बात करें तो सी, हाँ सी एच की बात करें तो सी के बाएं दूसरा एच, फिर ये भी कह सकते हो कि सी और एच के बीच में केवल एक व्यक्ति। अच्छा दूसरा ऑप्शन सुनो, बी ए, बी और ए के बीच में केवल एक व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन है बी जी, बी और जी के बीच में भी एक व्यक्ति, लेकिन यहाँ एंटी क्लॉक चले हैं। फिर अगला सुनो, अगला क्या दिया बेटा? ये बी जी हमने, अरे ऊपर वाले का ऑप्शन पढ़ लिया, सॉरी। हाँ पहला था सी एच चेक हो गया, बी ए भी चेक हो गया, फिर है एफ ई, एफ और ई के बीच में भी एक व्यक्ति। उसके बाद डी जी, बेटा बताओ डी और जी के बीच में भी एक व्यक्ति। फिर है ए सी, और ए और सी के बीच में कितने? 2। अलग हो गया। कौन सा ऑप्शन? ठीक है सर। अच्छा कल आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास रहेगी सुबह 9 बजे, ठीक है? 9 बजे बेटा हम रिकॉर्ड करवा देंगे, लेकिन 9 ही बजे कर पाएंगे, ठीक है? क्या वो 9 बजे दिक्कत क्या है? कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड कर पाएंगे। हमारे पास कोई समस्या है ना, सर ने अपने शेड्यूल को देख के टाइम रख दिया, हमने अपने हिसाब से रखा, ठीक है? देखना सर से बात करना होगा तो चेंज हो पाए तो हम रिकॉर्ड करवाएंगे, सर पिटाई कर देते हैं। चल कोई बात नहीं, हम रिकॉर्ड करवा देंगे। क्वेश्चन प्लीज।